नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बायो के साथ आपके साथ हूं और बायो आपको पढ़ाऊंगा। ये सिपाही का बैच है और ये मान के चलिए बायो लगभग हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप वनडे देंगे, पीसीएस देंगे, आईएएस देंगे, सब में आ रहा है। तो हम वनडे के हिसाब से चलेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो कई सारे जनक थे जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप उस लेक्चर को देखिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे सेल। ठीक है, सेल का मतलब होता है कोशिका। तो कोशिका के बारे में पहले से किसी को कुछ पता हो ना पता हो, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि सेल होता क्या है। सेल का अर्थ होता है कोशिका। जैसे कि इसको हम ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं कि सेल का अर्थ क्या होता है। सेल कोशिका, ठीक। कोशिका का सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी इकाई। ये ध्यान रखना है कि ये जीवन का सबसे छोटा अंग नहीं है, अंग नहीं है। अगर ये कहा जाता है तो ये गलत हो जाएगा। तो कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है। हमें इस तरह समझना है कोशिका के बारे में। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है घर का। आप घर बनवाना शुरू करते हैं, ठीक है। घर में सबसे छोटा क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे सर कमरा होता है। अच्छा, हम कहेंगे कमरे से छोटा क्या होता है? तो कुछ लोग कहेंगे सर दीवार होती है। फिर हम कहेंगे दीवार से छोटा क्या होता है? तो कुछ लोग कहेंगे सर ईंट होती है, ठीक है। तो जैसे हमने एक ईंट लिया, ठीक है, ये एक ईंट लिया, दूसरी ईंट लिया, तीसरी ईंट लिया, इनको हम जोड़ते चले गए। जोड़ते जोड़ते क्या स्थिति आ गई कि हमारा सबसे पहले क्या बना? ब्रिक। हमने ईंटे के लिया ब्रिक, ब्रिक के बाद वॉल बना, वॉल के बाद हमारा रूम बना, ठीक। तो किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ब्रिक होती है। कुछ लोग कहेंगे रे सर मिट्टी होती है, ये होता है, वो बात की चीज़ है, वहाँ पे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर हमें अपना घर बनाना है तो सबसे छोटी इकाई हमारा ईंट हुआ। हम कई सारी ईंटों को जोड़ना शुरू किए, ये जोड़े, तो ईंटों को जोड़ते जोड़ते क्या बन गया? हमारा दीवार बन गई। दीवार को जोड़ते जोड़ते क्या बन गया? रूम बन गया। अब खाली दीवार का रूम नहीं होता है, स्लैब व्लैब भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई। तो ये हमारा पूरा शरीर, हाथ पैर, हर जगह कोशिका है, बहुत छोटी चीज़ है। तो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। जैसे ये सेल है, ठीक। कई सारी सेल मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यूज़ को बनाएंगी। टिश्यूज़ क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन किसको बनाएगा? इसको मिटा देते हैं, ठीक। इसको भी मिटा देते हैं, इसको ऐसे समझते हैं। सेल जो है, कई सारी सेल को मिलकर टिश्यू बने। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ऊतक, ठीक। कई सारे ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन सब मिलके क्या बनाएंगे? सिस्टम बनाएंगे या तंत्र बनाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो ये सब क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। और सिस्टम मिलके क्या बन गया? बॉडी। हम लोग बन गए, ठीक। तो हमें क्या समझना है कोशिका के बारे में? सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है और हमारे शरीर का निर्माण या समस्त जीवधारियों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनता है। हमारे शरीर की बात करेंगे तो कैसे बनेगा? पहले हमारे शरीर में सेल्स होंगी, कई सारी सेल्स इकट्ठा हो जाएंगी तो टिश्यूज़ बन जाएंगे, जिनको हम लोग ऊतक बोलते हैं। कई सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे और कई सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम से हमारी बॉडी का या हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसको मिटा देते हैं, ठीक।
ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो क्वेश्चन आता है हमें बस ये ध्यान रखना है कोशिका क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछता है कोशिका क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है या सेल्स होती है। दूसरी चीज़ इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कई वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है, सिपाही में भी पूछा गया है कि कोशिका के अध्ययन को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं। तो कोशिका का अध्ययन जो होता है उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, ये ध्यान रखना है आपको। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका डेड सेल्स थी या मृत कोशिका थी, उसमें जीवन नहीं था। तो उन्होंने इसकी खोज की कैसे थी, तो हम आपको बताते हैं। पेड़ पौधों की छाल होती है, छाल से कॉर्क बनाई जाती है। तो जब इन्होंने कॉर्क का अध्ययन किया, इन्होंने अपना खुद का बनाया, इनका सूक्ष्मदर्शी था, बहुत योग्य आदमी थे रॉबर्ट हुक। तो इनका खुद का बनाया सूक्ष्मदर्शी था, उससे इन्होंने पेड़ की छाल से पाए जाने वाले कॉर्क का अध्ययन किया। तो इन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं थीं, इस तरीके से, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इनका बना हुआ था। ठीक, तो ये सब जो थे ये छोटे छोटे कमरे जैसे थे। तो इसी को इन्होंने नाम दिया सेल। आगे तो इसमें बहुत कुछ है, सेला बोला गया या कक्ष बोले गए, इनका ये हुआ कक्ष। ठीक, तो इन्होंने इससे सेल्स की खोज की। किससे खोज की, इन्होंने उसका अध्ययन किया। तो बताया कि ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, कार्क है या पेड़ पौधों की जो छाल है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में अगर बात की जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किससे की, पेड़ पौधों की छाल से पाए जाने वाले कार्क का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। तो इन्होंने पाया कि ये जो कार्क है कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। दरअसल एक कोशिका मृत थी तो उस पर इनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला। ये उसके जनक कहलाए वो अलग चीज़ है, लेकिन इन्होंने जो खोज की थी रॉबर्ट हुक ने वो मृत कोशिका थी। ये हमें याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो हमारी मृत कोशिका थी। ठीक है, अगला आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। ठीक भाई, अगर मृत कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने की होगी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये आपको याद रखना है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या खोज की थी, इन्होंने तालाब के जल में, ये तालाब का जल है, उसमें इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। ठीक, तो तालाब के जल में इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। तो वो इनका जो बैक्टीरिया था वो एक कोश की है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो हमारे कितने क्वेश्चन कोशिका से तैयार हुए। सबसे पहला कि कोशिका क्या होता है, तो कोशिका होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल या कोशिका। दूसरा क्वेश्चन होता है इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसके अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को खोजा था वो मृत कोशिका थी। अगला क्वेश्चन है, अगर रॉबर्ट हुक ने मृत को खोजा था तो जीवित को किसने खोजा था, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है। ठीक, कोशिका सिद्धांत ये होता है कि संपूर्ण जीवधारियों का शरीर, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अनेक कोशिकाओं से होती है। और ये थ्योरी दी किसने दी थी, ये स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी इस थ्योरी को। स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति शास्त्री थे और स्वान जो थे ये जीव विज्ञान के विशेषज्ञ थे। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में क्या क्वेश्चन आता है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी दी किसने थी, स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। और कोशिका सिद्धांत है क्या, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है या प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, इसका अपवाद क्या है, अपवाद इसका है वायरस। ठीक,
वायरस क्यों अपवाद है? वायरस का सीन ये है कि वायरस जब किसी जीवित सेल्स पे होता है तब तक तो वो जीवित होता है, और जब वो जीवित सेल्स पे नहीं होता है तो वो मृत होता है। उदाहरण के तौर पे वायरस को एक बोतल में भी भर के रखा जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोग कोरोना से समझते हैं। ठीक, कोरोना वायरस समझते हैं क्या था। जैसे बड़ा हल्ला मचाया गया था कि मेटल को मत छूइए, आसपास की रेलिंग को मत छूइए, कार के हैंडल को मत छूइए। ऐसा क्यों बोलते थे? मान लीजिए आपके हाथ पे कोरोना वायरस है, ठीक है। अब ये कोरोना वायरस एक लिविंग सेल्स पे है तो ये जीवित है, ठीक। हम तड़ाक से, हमारे पास कार थी, हमने गेट खोला, हमने दरवाज़ा खोला अपनी कार का, तो हमारे हाथ पे जो ये जीवित वायरस था ये कार पे जाके लग गया, कार के हैंडल पे, कार के गेट के हैंडल पे। अब वो कार के हैंडल पे लगा, कार का हैंडल जो है वो मृत है, उस पर कोई लिविंग सेल्स है नहीं, तो वहाँ पर ये जाते ही डेड हो गया, ठीक। दूसरे आदमी आए मटकते हुए, उन्होंने उसको खोला फटाक से, उनका हाथ लगा नहीं कि वो वायरस जो कार के हैंडल पे था, डेड बॉडी पर था या डेड सेल्स पर था, वो हमारे हाथ की लिविंग सेल्स पे आते ही जीवित हो गया। उसके बाद वो हमारे शरीर में आया और हमारा खेल ख़त्म कर दिया। हालांकि इतना खेल ख़त्म हुआ नहीं था, वो लोग मेंटली परेशान थे, ठीक है। कुछ लोग मौत भी हुई, लेकिन दहशत बड़ी वजह बनी। तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि जितने भी जीवधारी हैं सभी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन वायरस इसका अपवाद था। वायरस क्यों अपवाद था? वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को बोला जाता है, क्योंकि वायरस कोशिकीय सिद्धांतों का पालन नहीं करता, क्योंकि ये कभी मृत है तो कभी जीवित है, ठीक। जब ये मृत सेल्स पे है तो मृत है, जब किसी जीवित सेल्स पे है तो ये जीवित है, ठीक। तो स्लाइडन एंड स्वान के बारे में पता चला, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, अपवाद वायरस है। कोशिकीय अध्ययन के पिता किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा को। अगर कोशिकीय अध्ययन का पिता पूछा जाए और साथ में भारतीय पूछा जाए, कोशिकीय अध्ययन का पिता। अब आगे आ जाते हैं, कोशिका सिद्धांत क्या है? हम पीछे भी बता चुके हैं कि कोशिका सिद्धांत प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये है, ठीक। ये पॉइंट जो हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। पूछे जाते हैं क्या, पूछे गए हैं। पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ तक कि PCS तक में आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, लोअर में मिल जाएगा, UP-SSC मिल जाएगा। बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है ये, जितने पूछे गए इसमें से एक क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है अगर सेल्स की बात होती है तो, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत हम समझ गए, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। स्लाइडन एंड स्वान ने यह सिद्धांत दिया था। इसका अपवाद वायरस होता है। याद करते चलिए हमारे साथ, बाद में याद करने की जरूरत नहीं, बस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में रिवाइज कर लेंगे एग्जाम के पहले, तो एक बहुत पतली नोट्स बन जाएगी और क्वेश्चन आपका पूरा वहीं से फंस जाएगा। पूरी रामकथा पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे बड़ी कोशिका, अगर आपके पेपर में आता है कि सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग। एक मिनट, ठीक। शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग, OSTRICH, ऑस्ट्रिच एग, ठीक। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच एग। दूसरा है सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक। अब क्वेश्चन जैसे अब इसने पूछा सबसे बड़ी सबसे छोटी, हमने सबसे बड़ी बता दिया शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया। लेकिन अगर वो उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना होगा, तो क्या पूछेगा? मानव। मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं? मस्तिष्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो न्यूरॉन होता है, आप लोगों ने सुना है कोशिका विभाजन, अभी नहीं सुना है तो आगे सुनेंगे, अगली 1-2 क्लास में कोशिका विभाजन के बारे में बात होगी। तो जो न्यूरॉन होता है ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है,
और मस्तिष्क में होता ऐसा है कि मस्तिष्क में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि विभाजन होकर ख़त्म हो जाना। विभाजन का मतलब होता है जैसे एक सेल्स है तो उसे दूसरी, तीसरी, चौथी, तो मस्तिष्क में जो हमारे चोट लगती है उसकी रिकवरी आसानी से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वहाँ पर सेल डिवीज़न या इनका विभाजन जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक, तो वो बात की चीज़ हो गई। अगला टॉपिक हो गया उसके बारे में, जब हम लोग विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, कोशिकाओं के विभाजन के बारे में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो वो दूसरा पॉइंट हो गया, उसको छोड़िए, वो बात आ गई तो उस पर ले आए इसको। वैसे मानव की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है, जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका क्या है मनुष्य में? वो अंडाणु है, जो फीमेल में पाई जाती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? स्पर्म है। तो 3 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। मानव सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका अंडाणु जो कि फीमेल में पाई जाती है, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। तो इसको मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, मानव सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। ये मानव के संदर्भ में है, बस ये ध्यान रखिएगा। ये इतना पोर्शन ये किस में है? मानव के संदर्भ में। आपसे सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो आंसर ये हो जाएगा, लेकिन अगर वो मानव लगा देगा तो उसमें ये स्थिति आ जाएगी। ठीक, अब और तो इसमें कुछ एक चीज़ और बता देते हैं। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ये एक कोश की होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि लार्जेस्ट सिंगल सेल है, ये एक कोशिका ही इतनी बड़ी होती है, लार्जेस्ट सिंगल सेल, बस। ठीक, अगला चलते हैं, कोशिका के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका के प्रकार या टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स या कोशिका के प्रकार। ठीक, तो कोशिका हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। अब सवाल उठता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। देखिए, इसका फिगर जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ आते हैं तो समझते हैं कि क्या है। जैसे जैसे इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते चले जाएंगे तो देख के सभी तो ये समझ ही नहीं आ रहा होगा ये क्या है क्या नहीं। अरे वो देखने से किसी को नहीं समझ आता। हमारा हाथ है, सैकड़ों सेल से मिलकर बना है। अब हम एक छोटी सी सेल्स को तोड़ के देख लें तो ये सब स्ट्रक्चर हमें नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, तो बात की चीज़ है, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। अभी फिगर आपको समझाते हैं कैसे है क्या है। ठीक, तो कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। एक हमारी प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरी हमारी यूकैरियोटिक होती है। ठीक, प्रोकैरियोटिक क्या होती है? जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होने का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा उत्तर है कि केंद्रक इसमें नहीं होता। केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं, या अनुपस्थित का मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता। एकदम से अनुपस्थित भी नहीं कह सकते, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उसको अनुपस्थित शब्द यूज करते हैं कि वो वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कह देते हैं। वो सही से विकसित नहीं होते, वो कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। तो जिनमें ऐसी स्थिति होती है वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, जिसमें केंद्रक बिखरा हुआ होता है, या केंद्रक नहीं होता है, या केंद्रक अनुपस्थित होता है, या केंद्रक सही से डिफाइंड नहीं होता। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये एक कोश की जीवों में होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कहाँ कहाँ पर होती है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए आपको याद रखना है बैक्टीरिया और आर्किया,
बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़ करके, बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़ करके जितनी भी सेल्स हैं वो सब यूकैरियोटिक होती हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देता है, पूछ लेता है कि इसमें प्रोकैरियोटिक कौन सी है, तो हमको सिर्फ ये देखना है कि अगर बैक्टीरिया आर्किया है तो वो प्रीकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सॉरी, और अगर वो बैक्टीरिया आर्किया नहीं है तो यूकैरियोटिक है। एक अगला नाम आता है ब्लू ग्रीन एल्गाई का, ठीक, नील हरित शैवाल जिसको बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक। अब आपका सवाल हो सकता है सर आपने कहा बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़ करके सब कुछ यूकैरियोटिक है। अब ये ब्लू ग्रीन एल्गाई या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये कहाँ से प्रोकैरियोटिक हो गया? तो नील हरित शैवाल का जो दूसरा नाम है वो है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो हमको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया और आर्किया को छोड़ करके सब कुछ हमारा यूकैरियोटिक है, ठीक। ये हो गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गाई या नील हरित शैवाल। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोगों ने समझा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है या केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता, केंद्रक हमारा कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्किया, साइनोबैक्टीरिया, और एक कहीं कहीं पर पूछ लेता है पीपीएलओ। ये एक नाम एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिए मत रखिए, इसके पूछे जाने का चांस कम है। पीपीएलओ ये हमारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने क्या समझा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला तो ये कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक या नहीं होने का इसमें कई सेंस से बोला जाता है। केंद्रक बिखरा हुआ होता है, उसको केंद्रक अनुपस्थित भी बोल सकते हैं। केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, आर्किया, ब्लू ग्रीन एल्गाई। ब्लू ग्रीन एल्गाई भी एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, और पीपीएलओ, पीपीएलओ, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्रोकैरियोटिक। इस पर ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या है? ये किसी भी कोशिका की पहली स्टेज है। तो इसमें सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कोशिका के जितने अंग होते हैं, अभी पढ़ाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, तो उसमें कई सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। जैसे प्रीकैरियोटिक है तो इसमें कोशिका के कुछ ही अंग हैं, पहले की स्टेज है, ये पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। ये है आपकी प्रीकैरियोटिक। इसमें कौन कौन सा है? सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और एक दो चीज़ें होती हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइबोसोम, इसमें राइबोसोम दूसरे तरीके का होता है, इसमें राइबोसोम दूसरे तरीके का होता है। तो ये गिनती की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक। ये क्योंकि पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, पूर्ण विकसित नहीं होती, पूर्ण विकसित नहीं होती, ये पहले की स्टेज है। तो इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, ठीक। अगला क्या है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है? इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव भी हो सकते हैं ये और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका प्लांट सेल हो गया, प्लांट सेल। दूसरा क्या हो गया? एनिमल सेल। जंतु कोशिका, सॉरी जंतु कोशिका, यहां लिख देते हैं। जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे देता है, पूछता है इसमें कौन सा प्रोकैरियोटिक है, कौन सा यूकैरियोटिक है, तो
तो हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? बैक्टीरिया, आर्किया और साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, ये। उसके अलावा जो कुछ आएगा सब हमारा यूकैरियोटिक होगा। यूकैरियोटिक में क्या है, एक बेसिक सा डिफरेंस दोनों के बीच में होता है। दोनों को समझने के लिए एक केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक वेल डिफाइंड होता है, इसमें केंद्रक होता है। उदाहरण के लिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, अभी आगे इसके बारे में, इन दोनों में क्या क्या अंतर है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यह 9th-10th का बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तब याद रहता है, यहाँ के भूल जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़ता है। तो ये तो हुई पादप कोशिका और जंतु कोशिका की बात। ठीक है, इस पे समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये जिसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में भी पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। राइबोसोम, ये हमारा यूकैरियोट। बहुत सेल्स के जो फिगर है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके के हैं, तो वो इतना अच्छे से समझने में दिमाग खराब हो जाता है। फिर भी इसको ऐसे देख लीजिए क्या है, बाकी इससे क्वेश्चन कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है इनके फिगर को। ये फीलिंग के लिए है कि हाँ ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक, अच्छा, अब हम लोग एक एक करके प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है या केंद्रक वेल डिफाइंड नहीं होता, केंद्रक पूर्ण परिभाषित नहीं होता है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो पहला पार्ट है वो क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका भित्ति हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे ये पुराना फिगर है हमारा, ये सेल वॉल, ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक, ये जो कलर्ड है कोशिका भित्ति। ठीक, तो कोशिका भित्ति जो होती है वो किसी भी सेल्स की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक, और इसका नेचर कैसा होता है? ये पारगम्य होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे मान लीजिए ये आपका सेल्स है कोई, ये आपका न्यूक्लियस है या केंद्रक है, और ये आपकी कोशिका भित्ति है। कोशिका कोशिका भित्ति, ये बाहर जो होती है, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति किसी भी सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर। ठीक, और इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर होता है पारगम्य होती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पौधे में, बैक्टीरिया में, फंगस की बाहरी परत में। बाहर तो होती ही है। अब एनिमल सेल्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये पौधों में पाई जाती है। और इनका कार्य क्या होता है? तो अगर कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। अब वो अलग बात है कि हमारी एनिमल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, वहाँ कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है। प्लांट यूकैरियोटिक सेल है लेकिन वहाँ कोशिका भित्ति पाई जा रही है, वो दूसरी चीज़ है। तो हम अभी समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल्स के पार्ट उपस्थित होते हैं, बाद में कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो हम एक एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक में पढ़ेंगे, अगर सेल वॉल हमारी या कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक में पाई जाएगी तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो अभी हमारे सामने क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया, आर्की। ठीक, इस पे पहला क्या है? कोशिका भित्ति। अब ये बैक्टीरिया में पाई जा रही है तो बैक्टीरिया की हम लोग ले लेते हैं सेल को। मान लीजिए ये बैक्टीरिया का सेल है, ये जो सबसे बाहरी परत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति। इसका कार्य क्या होता है? अतिरिक्त धूप, अतिरिक्त प्रकाश से सुरक्षा। अतिरिक्त धूप में कौन रहता है? पेड़ पौधे रहते हैं, तो पेड़ पौधे पे कोशिका भित्ति, पेड़ पौधों की जो सेल्स होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है।
तभी तो उनकी अतिरिक्त धूप, अतिरिक्त प्रकाश, अतिरिक्त तापमान, इन चीज़ों से सुरक्षा होती है। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है? पारगम्य। पारगम्य का मतलब क्या होता है कि सेल्स की स्थिति कुछ ऐसी होती है, ये किस पे कुछ भी है वो सब अंदर बाहर जाने के लिए स्वतंत्र होता है, पारगम्य है। चाहे आप अंदर आइए चाहे बाहर निकल जाइए, मर्जी आपकी। ठीक, सेल्स के लिए वो स्थिति होती है। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा। अगला हमारा क्या है? ठीक है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये जंतु कोशिका की बाहरी परत होती है। देखिए, कुछ जैसे हम जंतु कोशिका की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक, लेकिन उस पर क्या होगा? उस पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या है? जंतु कोशिका की बाहरी परत है। ठीक है, पौधे, फंगस और बैक्टीरिया की दूसरी परत है। क्यों दूसरी परत है? कि पौधे पे तो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये। ठीक, पौधे पे क्या हुआ? ये हमारी सेल वॉल हुई या कोशिका भित्ति हुई, उस पे ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, उसके बाद क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक, तो जंतु कोशिका की बाहरी परत है, जंतु कोशिका में सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, और पौधे, फंगस और बैक्टीरिया की दूसरी परत है। ठीक है, और अर्धपारगम्य है। ठीक, अब ये अर्धपारगम्य क्यों है उसके बारे में समझते हैं कि इसको प्रकृति ने अर्धपारगम्य क्यों बनाया है। मान लीजिए ये अर्धपारगम्य ना होती और ये पूरी तरह पारगम्य होती, ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, तो ये तो पारगम्य है, जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति पारगम्य है, कोई भी चीज़ यहाँ से अंदर से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन ना होती या कोशिका झिल्ली ना होती तो यहाँ से सारी चीज़ें बाहर निकल जाती, जो भी पोषक तत्व की ज़रूरत है सब बाहर निकल जाती और हमारी सेल जो है वो डेड हो जाती। तो इसलिए सेल मेम्ब्रेन तो सब में पाई जाएगी, वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, हर जगह होगी, क्योंकि सेल का या कोशिका के अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। ठीक है, तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या समझा कि जंतु कोशिका की बाहरी परत है, पौधे, फंगस, बैक्टीरिया की दूसरी परत है, अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य क्यों है? कोशिका की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोशिका भित्ति हमारी पारगम्य होती है, उससे कोई भी चीज़ अंदर बाहर जाने के लिए स्वतंत्र है और कई जगह तो पाई भी नहीं जाती। तो इसलिए कोशिका के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जरूरी है। इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण लिपोप्रोटीन से होता है। लिपोप्रोटीन क्या है? फैट प्लस प्रोटीन। कार्य क्या है? ये पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाती है, अर्धपारगम्य है। तो इस पे जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पोषक पदार्थों का ट्रांसफर होता है वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। मान लीजिए ये आपकी एक सेल्स है, ये दूसरी सेल्स है, इस पे CO2 ज़्यादा हो गई। ठीक, मान लीजिए कुछ कारण से इसमें CO2 बनी, CO2 ज़्यादा हो गई, इस पे CO2 आपकी मैक्सिमम हो गई, इस पे CO2 आपकी लेस हो गई। ठीक, तो CO2 यहाँ से यहाँ जाएगी। तो कैसे जाएगी? वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से जाएगी, या पोषक तत्वों को हालांकि ये पोषक तत्व है कि नहीं वो उसकी स्थिति पर निर्भर करेगा। पोषक तत्व के एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाती है। तो दूसरी कोशिका में ले जाने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है या साइटोप्लाज्म क्या है? ये कोशिका का तरल भाग होता है, या कोशिका को ह्यूमिडिटी प्रदान करता है। इसका काम क्या होता है?
कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों का आवागमन। कोशिका के, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का काम क्या था कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पोषक पदार्थों को ले जाना, और इसका जो कोशिका द्रव्य है या साइटोप्लाज्म है, इसका काम क्या है कि कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों का आवागमन करना। जैसे ये हमारी सेल्स है, किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो ये किसके द्वारा होगा, ये साइटोप्लाज्म के द्वारा होगा, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के द्वारा होगा। दूसरी, इसका अगला पॉइंट क्या है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक, इस पे क्या बनता है, 2 एटीपी अणु बनता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा वायवीय श्वसन होता है, उस पे एटीपी अणुओं की संख्या अलग होती है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि कोशिका का तरल भाग है, कोशिका के अंदर पोषक पदार्थों के आवागमन के लिए उत्तरदायी है, और यहाँ पर अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, और इस पे 2 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ये किसके बने हुए होते हैं। तो गुणसूत्र का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है। तो गुणसूत्र क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में 3-4 पॉइंट जानते हैं। यही 3-4 पॉइंट हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो गुणसूत्र के बारे में पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग भरी हुई है, हम लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, अपने एग्जाम के पर्पज़ से देखते हैं। तो गुणसूत्र क्या है, क्रोमोसोम, फिगर आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके का यह धागे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, ऐसे ऐसे जी, इस तरीके से ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, इनका कार्य क्या होता है, गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। और इनका निर्माण कैसे है, या इनके लिए कार्य, इनको बनाने वाले पदार्थ कौन है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। इनका कार्य क्या है, आनुवांशिकता में सहायता करना। आनुवांशिकता में सहायता कैसे करते हैं, जैसे कुछ पैतृक गुण होते हैं जो पिता से अपने पुत्र में ट्रांसफ़र होते हैं, या पुरानी किसी दादी बाबा से अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, या जो चीज़ हमारे पूर्वजों से हम में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हमारी हाइट अच्छी है, हो सकता है हमारे बाबा दादा की हाइट अच्छी रही हो, वो नाटे थे, हो सकता है वो चीज़ हमारे अंदर आ गई हो। ज़रूरी नहीं है कि सारे गुण चले जाएं, फिर भी कुछ ना कुछ गुण जाते हैं, और उन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है, या क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो इसका दूसरा कार्य क्या है, आनुवांशिकता में सहायता। कार्य समझ लीजिए या गुणसूत्र का पॉइंट समझ लीजिए। और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। ठीक, और ये जो जीन नाम था ये जॉनसन के द्वारा दिया गया। तो इस पे 3 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 हो गए, 3 का है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से इनका निर्माण होता है, आनुवांशिकता में सहायता करते हैं, और गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई जीन होती है, और ये जो जीन नाम है ये जॉनसन के द्वारा दिया गया था। ठीक, इस पे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, जैसे कि कितने गुणसूत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उस बारे में भी बात करना जरूरी है। जैसे मनुष्य में, ह्यूमन में क्या होता है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब 46 गुणसूत्र। 46 कैसे पाए जाते हैं, जैसे एक आपका ये है, सॉरी इसको इधर बनाते हैं, ये तो ये जोड़े बन गए। इस तरीके से 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक, कुछ और के बारे में जान लेते हैं। एक ऐसे 23 जोड़े होते हैं जो हमारे स्पर्म होता है, स्पर्म में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो अंडाणु होते हैं उस पे 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 23 मिलकर 46 हो जाते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अब किस पे गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है।
इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा, बंदर में कितने पाए जाते हैं, उस पे कितने पाए जाते हैं, ये सब कमेंट करके बताइएगा। नहीं बताएंगे इसका हम PDF वगैरह आपको उपलब्ध करा देंगे बाद में। अभी तो हमें खाली मनुष्य के बारे में समझना है कि इनके 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और कई जानवरों के गुणसूत्रों की संख्या के बारे में प्रश्न आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो ये छूट गया था, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, ठीक, और किस किस पदार्थ की बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पादप या पौधों में, ये प्रश्न आता है। तो पौधों में जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक। पादप, हालांकि पादप जो है यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला है फंगस या कवक। कवक की कोशिका भित्ति किसके द्वारा बनी होती है? काइटिन की। चिटिन नहीं है, काइटिन है, ठीक है, ये काइटिन। पादप की सेलुलोज के द्वारा, कवक की काइटिन के द्वारा, और बैक्टीरिया की पेक्टिन के द्वारा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, भविष्य में भी आने की संभावना है। क्या है कि कोशिका भित्ति पादप में किस चीज़ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में किस चीज़ की बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। कवक में किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। तो ये आपका सेल्स की शुरुआत हुई। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमें मोटिवेट करिए। धन्यवाद।